हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले क्लास में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स के नाम से जाना जाता है उसकी शुरुआत की थी। और उस क्लास में आपके सामने जो हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट या जिसे हम कह सकते हैं प्रबंध की विचारधारा का विकास, उसके जो स्टेजेस थे उसका डिस्कशन किया गया था। और आपसे ये बोला गया था कि नेक्स्ट क्लास में हम एक एक स्टेज का डिस्कशन करेंगे। तो आज हम 2 स्टेजेस से शुरुआत करेंगे और जो भी उन स्टेजेस की बातें हैं डेवलपमेंट की, मैनेजमेंट की, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि मैनेजमेंट डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस हैं। एक अर्ली और एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट, दूसरा था क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट जिसमें हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को जानना था। तीसरा था आपका नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट, और नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट में हमें ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच को पढ़ना था, जो कि एल्टन मायो का बनाया गया अप्रोच है। और जो आपका चौथा स्टेज था उसे मॉडर्न अप्रोच का मतलब आधुनिक विचारधारा, और आधुनिक विचारधारा में हमें क्वांटिटेटिव अप्रोच, ऑपरेशनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिंजेंसी अप्रोच को पढ़ना है। तो 4 स्टेजेस आपको बताए गए थे और मैंने आपसे बोला था कि चारों स्टेजेस को सेपरेटली हम एक एक क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और आज जो सबसे पहला स्टेज है मैनेजमेंट डेवलपमेंट का, जिसे अर्ली और एंशिएंट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, उससे हम शुरुआत करेंगे। और फिर हम सेकेंड अप्रोच जो कि हमारा क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच का साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि F.W. टेलर का अप्रोच है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत जल्दी से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे तब भी कहा था कि जो अर्ली या एंशिएंट स्टेज है वो हमें केवल इतना बताने का प्रयास करता है कि एंशिएंट टाइम में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था। और ये हम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिनसे हम कह सकेंगे कि क्या प्राचीन समय में, क्या एंशिएंट टाइम में मैनेजमेंट था या मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता था या नहीं किया जाता था। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे जाएंगे। तो जो प्रबंध विचारधारा के विकास का पहला स्टेज है, जिसे हम अर्ली और एंशिएंट स्टेज या जिसे हम प्राचीन प्रबंध की विचारधारा के नाम से जानते हैं या जिसे हम प्री साइंटिफिक एरा भी बोलते हैं, उसका डिस्कशन हम आज करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ चीज़ें पहले से लिखी गई हैं और उसका एक्सप्लेनेशन मैं करता जाऊँगा क्रमशः। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है अर्ली और एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट का। और मैंने क्या बोला आपसे कि प्राचीन समय में प्रबंध था कि नहीं था, या प्रयोग में लाया जाता था, नहीं लाया जाता था, इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैंने उस दिन भी आपसे बोला था कि प्रबंध का विकास ठीक उसी तरीके से है जैसे मानव सभ्यता का विकास। जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित होती गई वैसे प्रबंध भी विकसित होता चला गया। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सुमेरियन सिविलाइजेशन का। और कहा जाता है सुमेरियन सिविलाइजेशन में जो पुजारी हुआ करते थे, मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, वो टैक्स लिया करते थे, पूजा करवाते थे और पूजा के एवज में वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी सोशल अरेंजमेंट करने की, सामाजिक व्यवस्था बनाने की। तो ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन से हमें ये इस बात का अंदाज़ा लगता है कि उस समय पुजारी जो है वो लीडर की भूमिका या लीडरशिप की भूमिका निभाया करते थे, कलेक्शन ऑफ टैक्स करते थे, पूजा करवाते थे और पूजा के एवज में वो टैक्स लिया करते थे। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है इजिप्ट। और इजिप्ट के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पिसा की मीनार जो पिरामिड है वो हमारे सामने उसका चित्र आता है। और वो मीनार अगर हम देखते हैं, पिरामिड हम देखते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा लगता है कि उसको किस तरीके से बनाया गया होगा। निश्चित रूप से वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो है
ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का लोगों को कलेक्ट किया गया होगा, कलेक्शन कर कर लोगों के वर्क डिवाइड किए गए होंगे और उस अच्छी खासी बिल्डिंग का निर्माण किया गया होगा। मिस्र का जो पिरामिड है उसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? कि वो बहुत ख़ास है, उसे देखने से लगता है कि उसका निर्माण बहुत ही कंस्ट्रक्टेड वे में किया गया होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो पिरामिड है उसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि उस समय ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता रहा होगा। तीसरा जो सिविलाइजेशन है वो है बेबीलोनिया का सिविलाइजेशन। और बेबीलोनिया के संदर्भ में ये कहा जाता है कि एक राजा था हम्मुराबी, और उसने अकेडियन कोड बनाया था और उस कोड से वो लोगों को पनिश करता था, मतलब सज़ा देता था। मैनेजमेंट ऑफ पनिशमेंट, मतलब सज़ा के संदर्भ में प्रबंधन किया गया था कि अगर कोई उस कोड के अंतर्गत आएगा तो उसे जो है सज़ा दी जाएगी। चाइना की सभ्यता की अगर बात करें तो चाइना पहले से ही बहुत ज़्यादा विकसित रहा है और आज भी हम देखते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन और चाइना प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उनकी सिविलाइजेशन पहले से डेवलप्ड है, वो पहले से मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल का पालन करते रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं चाइनीज़ सिविलाइजेशन में भी मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था। आगे बढ़ते हैं, हमें रोम की सिविलाइजेशन की अगर बात की जाए तो रोम का इतिहास जो है वो युद्धों से भरा हुआ है। वहाँ पर हमेशा युद्ध हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के लोग जो है इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड थे, ऑर्गेनाइज थे कि वो जो है अपने राज्य का निर्माण या जहाँ भी युद्ध होता है आप जानते हैं विध्वंस की स्थिति पैदा हो जाती है, सारी चीज़ें टूट फूट जाती हैं, मकान टूट जाते हैं। लेकिन रोमवासी जो है वो स्कॉलर प्रिंसिपल, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जाना है, स्कॉलर चेन, जो कि फयोल साहब ने अपने 14 सिद्धांतों में इंक्लूड किया है। तो स्कॉलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक सिस्टम बनेगा जिससे जो है काम को किया जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ फंक्शन किया जाएगा। स्कॉलर प्रिंसिपल हमें यही बताता है। तो स्कॉलर चेन का प्रयोग जो है वो रोमवासी किया करते थे। फिर हम आते हैं अपने भारतीय सभ्यता के संदर्भ में, और भारत की सभ्यता जो है वो पूरी प्रबंध से भरी पड़ी है। अगर हम बात करते हैं वेद की, भारत में वेद जो है हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे जो है सिविलाइजेशन के मौलिक किताबें हैं, मौलिक पुस्तकें हैं, मौलिक ग्रंथ हैं। और इनसे जो है हमें ये पता चलता है कि उस दौर में कृषि भी हुआ करती थी, उसका प्रबंधन था। गुड्स एक्सचेंज, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं, वस्तु विनिमय, वो हुआ करता था। तो हमें वेदों से ये जानकारी मिलती है कि इंडियन सिविलाइजेशन में मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता था। रामायण और महाभारत का एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम कोट कर सकते हैं। और रामायण और महाभारत को हम लोगों ने देखा है, जाना है, पढ़ा है, और उससे हमें ये पता चलता है कि उस दौरान प्रबंधन होता था। राजा जो लीडरशिप की जिम्मेदारी निभाता था, आदेश देता था, निर्देश देता था। और उस दौरान हमें ट्रांसपोर्टेशन, युद्ध, मेडिकल और अस्त्र शस्त्र रखने का प्रबंधन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे हम देखते हैं हाथी घोड़ा का प्रयोग उस समय होता था, ठीक है। रामायण में जो है पुष्पक विमान का प्रयोग दिखता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। युद्ध नीति, ठीक है, युद्ध का प्रबंधन, मेडिकल फैसिलिटी, जैसे कि हम लोगों ने जाना है कि युद्ध में जब घायल हो जाया करते थे तो उस समय जो है चिकित्सक जो हुआ करते थे वो व्यवस्था बनाते थे, और उस समय हम ये कह सकते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध थी, मेडिकल मैनेजमेंट भी था। अस्त्र शस्त्र कैसे रखा जाएगा उसका प्रबंधन भी था। जैसे आज के समय में मशीनों को सही तरीके से रख रखाव किया जाता है, और उस समय जो है अस्त्र शस्त्रों, शस्त्रागार का प्रबंधन सही तरीके से हुआ करता था। तो हमें ग्लिम्स ऑफ मैनेजमेंट उस दौरान भी मिलता है भारत और रामायण की कथाओं से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि हमें ये बताता है कि उस समय भी वित्तीय प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, उस पर भी ध्यान दिया जाता था। और चाणक्य नीति, जिसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मैनेजमेंट के संदर्भ में वहाँ से हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि उस दौर में भी नीतियाँ बनती थी, रणनीतियाँ बनाई जाती थी। हमने ये भी पढ़ा है कि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, और जब वो 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट कर आए थे तो उन्होंने भरत से हिसाब किताब मांगा था। तो हमें ये पता चलता है कि उस दौरान भी अकाउंटिंग का प्रयोग होता था, लेखा शास्त्र का प्रयोग हुआ करता था।
तो एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट हमें ये बताने का प्रयास करता है कि क्या एंशिएंट टाइम में मैनेजमेंट था या नहीं था। तो हम इन एग्जाम्पल से, इन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट से हम ये बात कह सकते हैं कि उस दौरान प्रबंध था और प्रबंध का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेज था जिसे हम एंशिएंट अर्ली या एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट के नाम से जानते हैं, और जो हमें ये बताता है कि एंशिएंट टाइम में मैनेजमेंट था। ठीक इसके बाद हम डेवलपमेंट के सेकेंड स्टेज में चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था, एक ईयर स्पेसिफिकेशन बताया था, तो इसको हम लोगों ने रखा था बिफोर 1880, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम सीधे दूसरे स्टेज में चलते हैं, और दूसरा स्टेज है हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट, हिंदी में जिसे हम लोगों ने जाना था चिर प्रतिष्ठित प्रबंध की विचारधारा। और मैंने आपसे क्या बोला था कि क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट मैनेजमेंट का रेवोल्यूशनरी स्टेज है, और इसी दौर में हमें टेलर और फयोल जैसे प्रबंध के बड़े विद्वान मिले हैं, और उन्होंने प्रबंध के संदर्भ में अपनी बातें रखी हैं। प्रबंध का जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो इसी दौर में हुआ है। तो क्लासिकल मैनेजमेंट थॉट में हमें जो सबसे पहला अप्रोच पढ़ना है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने वाले हैं वो हैं आपके F.W. टेलर, जिन्हें फ्रेडरिक विंसलो टेलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टेलर के नाम से ही इसे टेलरिज्म भी बोला जाता है, मतलब टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध के जनक या पिता के रूप में भी जाना जाता है। टेलर ने उस दौरान जब वो काम कर रहे थे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में, उन्होंने काम कर कर अपनी इस थ्योरी को उत्पन्न किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट को उत्पन्न किया। टेलर का जन्म 1856 में और मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। उस दौरान जब अमेरिका में जो वर्कर थे, लेबरर थे, वो डरते थे, 20th सेंचुरी में वो डरते थे कि जो है जो भी काम उनके करने का तरीका है और जो उनके काम करने का तरीका है उसमें जो है वो साइंटिफिक वे का प्रयोग नहीं हुआ करता था। तो टेलर ने जो है कुछ प्रयोग किए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट से अपनी इस थ्योरी को, इस अप्रोच को डेवलप किया। ठीक है, टेलर ने ये महसूस किया कि उस दौरान मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को साइंटिफिक वे में सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा था। टेलर ने यह भी महसूस किया कि जो है वर्कर फियर करते थे वर्क फास्ट करने से, क्योंकि उस दौरान जो है लोगों को डेली वेजेस पर काम मिलता था। अगर वो जल्दी काम कर लेते थे तो उन्हें काम से हटा दिया जाता था। तो उन्होंने कुछ सवालों के जो है जवाब जो है ढूंढे और उन सवालों को सॉल्व करने का भी प्रयास किया कि क्या काम करने का सीक्वेंस चेंज किया जा सकता है, क्या काम करने के दौरान रेस्ट को इन्वॉल्व किया जा सकता है, क्या वर्क को रीऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है जिससे टाइम और मोशन की स्टडी की जा सके। और उन्होंने इसका अध्ययन किया। जो टेलर का अप्रोच है वो 3 कंपनी में कार्य करने के दौरान उत्पन्न हुआ। ये 3 कंपनी थी। सबसे पहली मिडवेल स्टील कंपनी, दूसरी थी साइमन रोलिंग मशीन कंपनी, और तीसरी थी बेथलेहम स्टील कंपनी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उन्होंने अपने इस अप्रोच को डेवलप किया, एक्सपेरिमेंट किया, कई सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया। जैसे मैंने अभी बोला कि क्या लोग अपनी इफ़िशियंसी के अनुसार काम कर रहे हैं, क्या जो है सही तरीके का टाइम और मोशन को फॉलो किया जा रहा है, मतलब कि कोई किसी व्यक्ति को एक दिन में कितना काम करना चाहिए और एक दिन के काम का उसे कितना मजदूरी मिलना चाहिए, क्या वो सही था उस समय। तो उन्होंने कई सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए और इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी सबसे पहली कंपनी थी मिडवेल स्टील कंपनी, वहाँ पर उन्होंने एक लेबरर के रूप में ज्वाइन किया और उस कंपनी में 6 साल काम करते हुए चीफ इंजीनियर के पद तक पहुँच गए। अपने काम करने के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मिडवेल स्टील के
वर्कर्स थे उनकी आउटपुट लो थी। क्यों लो थी? क्योंकि वर्कर जो है वो डरा करते थे, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है डेली वेजेस के आधार पर की गई थी। मतलब एक दिन काम करेंगे और उसी काम के करने के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई थी और उसी काम करने के आधार पर ही उनको पैसा दिया जाएगा। तो वर्कर डरते थे कि अगर हमने काम जल्दी कर दिया तो हमें एक दिन का काम मिला है आधे दिन ही हटा दिया जाएगा, जिससे हमें आधे दिन का ही पैसा मिलेगा। क्योंकि डेली वेजेस का मतलब ये होता है एक दिन काम करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। तो इस पद्धति से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम होता था। तो जो वर्कर थे उनके मोराल जो है बहुत डाउन थे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी उससे प्रभावित था। आउटपुट जो था वो बहुत लो था। ठीक है, तो ये उन्होंने महसूस किया मिडवेल स्टील कंपनी में। फिर सेकेंड, साइमन रोलिंग मशीन कंपनी। और साइमन रोलिंग मशीन कंपनी में वह एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त हुए थे। और साइमन रोलिंग कंपनी बाइसिकल की बॉल बेयरिंग बनाने का काम वहाँ होता था। और ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पता चला कि जो वर्क शेड्यूल है बहुत जो है हेक्टिक है और वर्क जो है वो इनोवेटिव नहीं है। तो टेलर ने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान उन्होंने जो है एक डिफरेंशियल वेज सिस्टम, मतलब कि अलग अलग मजदूरी अलग अलग कर्मचारियों के लिए उन्होंने क्या किया, एक इफ़िशिएंट कर्मचारियों का पूल बनाया और जो है उनको कार्य करने के लिए दिया गया। उनको जो है उनसे जो है उन्होंने टेलर ने जो है जो अदर कर्मचारी थे जो इफ़िशिएंट उतने नहीं थे उनका उदाहरण देकर उनको अभिप्रेरित किया और एक डिफरेंशियल वेज सिस्टम, मतलब अलग अलग मजदूरी दी। जो अच्छा काम कर रहा है उसे अच्छा पे मिल रहा है, जो कम इफ़िशिएंट है उसे कम पे मिल रहा है। तो इससे जो है वो जो है सब स्टैंडर्ड वर्क कर रहे थे या जो अनइफिशिएंट थे वो मोटिवेट हुए कि अगर हम इफ़िशिएंट वर्किंग करेंगे तो हमें अच्छा वेज मिलेगा, अच्छी मजदूरी मिलेगी। तो इसको जो है उन्होंने वहाँ पर इन्वॉल्व किया, मोटिवेट किया और कर्मचारियों को जो है काम पर लगाया। तो यहाँ पर जो है साइमन रोलिंग मशीन कंपनी में उन्होंने डिफरेंशियल वेज सिस्टम, मतलब कि अलग अलग मजदूरी जो है कर्मचारी को दी जाए, जिससे जो अनइफिशिएंट वर्कर हैं वो अभिप्रेरित हों और वो भी जो है इफ़िशिएंट वर्कर की तरह काम करेंगे, वो श्रेणी में आ जाएंगे तो उनको इफ़िशिएंट मजदूरी भी जो है मिलेगी। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो था आपका बेथलेहम स्टील। और बेथलेहम स्टील में उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। उनमें से एक जो था वो था पिग आयरन एक्सपेरिमेंट। और पिग आयरन एक्सपेरिमेंट में जो बेथलेहम स्टील के जो वर्कर थे वो रॉ मटेरियल्स लोड करना और अनलोड करने का काम करते थे। तो जो लोड करते थे वो एक दिन में 12.5 टन माल जो है वो लोड करते थे। जो लोडिंग रेल कार थी उस समय उसमें वो 12.5 टन माल जो है वो लोड करते थे और इसके एवज में उनको $1.15 पर डे का भुगतान होता था। ठीक है, तो इसको टेलर ने ऑब्जर्व किया और इस दौरान उन्होंने जो है अपनी एक नीति बनाई। इफ़िशिएंट वर्कर का एक पूल बनाया, वो जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो बहुत अच्छी गति से काम कर रहे थे। टाइम और मोशन का उन्होंने स्टडी किया, समय और कार्य करने की गति का उन्होंने अध्ययन किया और इसके आधार पर उन्होंने कुशल कर्मचारियों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और ग्रुप बनाकर उनके लिए एक स्टैंडर्ड टारगेट रखा कि अगर वो एक दिन में 47.5 टन जो है माल लोड करते हैं तो उन्हें उस काम के लिए $1.85 जो है वो मिलेगा। $1.85 का पे उनको जो है मिलेगा। तो इससे जो है कर्मचारी अभिप्रेरित हुए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट और टाइम और मोशन स्टडी कर जो है एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन कर जो है उन्होंने उन कर्मचारियों को अभिप्रेरित भी किया और जिससे ये स्थिति उत्पन्न हुई कि जो कर्मचारी 12.5 टन लोड करता था वो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा 47.5 टन का और जो है 48 टन लगभग माल लोड होना शुरू हो गया। तो ठीक है, उन्होंने बेथलेहम स्टील में वर्क करने के दौरान रेस्ट पीरियड, मतलब काम करने के दौरान जो है रेस्ट का भी समय मिलना चाहिए कर्मचारियों को, जिससे वो रिफ्रेश होकर फिर से काम करने के लिए अभिप्रेरित हो सकें।
ठीक है, तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया। 3 ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान उन्होंने अपना व्यू पॉइंट डेवलप किया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अ डेफिनेट प्लान, वर्क प्लानिंग, मतलब किसी भी काम को करने से पहले योजना बननी चाहिए। काम को करने से पहले उसका एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मतलब विश्लेषण होना चाहिए। उसकी लाभ और हानि का विश्लेषण होना चाहिए, ठीक है, प्रयोग होने चाहिए। टाइमली स्टडी, बीच बीच में वर्क का अध्ययन होना चाहिए। मतलब जो टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का निचोड़ निकला वो आपके सामने है। उन्होंने वर्क करने के दौरान ये क्या क्या बातें महसूस की और महसूस करते हुए उन्होंने इन फीचर्स को डेवलप किया जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। तीसरा था टाइमली स्टडी, मतलब समय समय पर वर्क का अध्ययन होना चाहिए कि क्या हम अपने टारगेट के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी, काम को जो है सस्ते तरीके से करना चाहिए। सस्ते तरीके का मतलब कम खर्च में हमारा अच्छा काम होना चाहिए। उन्होंने इकोनॉमी को प्रेफरेंसेस दिए। इंक्रीज इन इफिशियंसी, काम जो है वो कुशलता बढ़ाने वाला होना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व की सीमा होनी चाहिए। मतलब एक मैनेजर कितने लोगों को संभाल सकता है उसकी भी एक अपनी सीमा होती है, तो वो एक्सटेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। डेफिनेट ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट में ये कहा गया है कि नो ऑब्जेक्टिव नो मैनेजमेंट। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका सुनिश्चित उद्देश्य होना चाहिए। तो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी ये बात कही गई है कि बिना उद्देश्य के काम नहीं होगा, उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब हम संगठन बनाते हैं तो आपस में सहयोग होना चाहिए कर्मचारियों के बीच में। परसुएसिव वेज सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन की मजदूरी की नीति है वो प्रेरणादायी होनी चाहिए, जिससे कर्मचारी अभिप्रेरित हों, कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हों। जैसा अभी हम लोगों ने जाना बेथलेहम स्टील में हुआ क्या, एक स्टैंडर्ड जो है बना दिया गया और जो है मजदूरी को बढ़ाने की ही बातें हो रही थी वहाँ पर। जो 1.15 मिलता था 1.85 मिलने लगा और एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन से जो है कर्मचारियों की क्षमता भी बढ़ी, ठीक है। तो परसुएसिव वेज सिस्टम, प्रेरणादायी मजदूरी होनी चाहिए। मजदूरी इस तरीके की हो जिससे कर्मचारी हमेशा अभिप्रेरित होकर काम करता रहे। बेस्ट टूल, हर कर्मचारी को अच्छा उपकरण मिलना चाहिए। सब स्टैंडर्ड उपकरण या सब स्टैंडर्ड औजार नहीं मिलना चाहिए। अच्छे औजार रहेंगे तो कर्मचारी भी अच्छा काम करेगा। टेलर का ये मानना था कि किसी भी काम को सबसे सस्ते और अच्छे तरीके से किया जाए, ठीक है। तो ये फीचर्स रहे। साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़ा है और हम पढ़ते आए हैं, तो उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि किसी भी काम को सैद्धांतिक तरीके से कैसे करना है। उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल हैं जो कि यूनिवर्सल हैं। जब भी साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात आती है तो इन 5 प्रिंसिपल्स का हमेशा जिक्र किया जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, अंगूठा छाप सिद्धांत प्रयोग में नहीं डालना चाहिए। मतलब वर्क करने के दौरान तर्क का प्रयोग होना चाहिए, फैक्ट का प्रयोग होना चाहिए, साइंस का प्रयोग होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट का प्रयोग होना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब हर कर्मचारी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, संगति होनी चाहिए, असंगति नहीं होनी चाहिए। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि सहयोग की भावना होनी चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। मतलब जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट पहले रखे जाएंगे, इंडिविजुअल टारगेट उसके बाद। इंडिविजुअलिज्म को ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। सभी के बीच में सहयोग की भावना हो, कोऑपरेशन हो। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, टेलर का ये मानना था कि प्रोडक्शन जब भी हो वो उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे और ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा लाभ कमाएंगे। इसी सिद्धांत पर टेलर का ये सिद्धांत था, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। और लास्ट 5वां, द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट इफिशियंसी, हर व्यक्ति का उसकी चरम कुशलता तक विकास होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति का साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे अगर वो डेवलप होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के भी डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, उसकी स्किल, उसकी इफ़िशियंसी ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप करेगी।
ठीक है, तो ये हमारे 5 प्रिंसिपल्स, और यहाँ पर आपके सामने एक डिफिनीशन लिखी गई है FW टेलर की कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मतलब वैज्ञानिक प्रबंध एक कला है ये जानने की कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखने की कि कैसे वो काम सबसे सस्ते, इकोनॉमिकल और सबसे अच्छे, बेस्ट वे में हो। ठीक है, तो ये परिभाषा भी जो है वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके सामने आज केवल हमने क्लासिकल मैनेजमेंट का एक विचारधारा जिसे हम वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जानते हैं उसको बताया, और FW टेलर के जो सिद्धांत रहे हैं और जो फीचर्स रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, उसका डिस्कशन किया। एक बात मैं और आपको बता दूं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और इन डिसएडवांटेजेस के कारण ही जो है और लोगों मतलब क्रिटिसिज्म हुआ और लोगों ने अपनी विचारधाराएं उत्पन्न की। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है डेवलपमेंट स्टेज का जो क्लासिकल स्टेज है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, जिसमें हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत, प्रशासन के 14 सिद्धांत, उसका डिस्कशन करेंगे। और मैंने बोला कि हम एक एक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने एंशिएंट मैनेजमेंट थॉट को जाना और क्लासिकल मैनेजमेंट का पहला साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब वैज्ञानिक प्रबंध, उसका डिस्कशन किया। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो फेयोल की विचारधारा है और जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसका डिस्कशन करेंगे।